चैप्टर 7 देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। एक रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो डेफिनेट हो और जिसका शेप चेंज ना हो रहा हो। यानी कि अगर समय के साथ किसी बॉडी का शेप चेंज हो रहा हो या आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते तो वो रिजिड बॉडी की श्रेणी में नहीं आएगी। जो दूरी होगी, जितने भी आप पेयर लें पार्टिकल के, उसके अंदर वो चेंज नहीं हो रहे होंगे, दे विल नॉट चेंज। यानी दूरी हर एक पार्टिकल के बीच में बराबर रहेगी या वो समय के अंतराल में चेंज नहीं हो रही होगी। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होगा इसमें? अगर आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल और उसका हम एक सिस्टम की तरह उसे देखें, तो जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इसमें शब्द आ रहा है सेंटर यानी कि बीच का, और मास मतलब आ रहा है कि जो उसका भार है, जो उसका कंटेंट है। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एक पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा मास इस सिस्टम का, वो हम अज्यूम करें कि वो पूरी तरीके से वहां निहित है। ये है सेंटर ऑफ मास बॉडी का, ऐसे हम कह सकते हैं। और खास तौर पे जब हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे तो अगर कोई बड़ी बॉडी है और हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी बॉडी है और ये मूव कर रही है, तो ये तो पूरी बॉडी हुई ना। कहां पर इसका सेंटर ऑफ मास? यहां पर मान ले, यहां मान ले, कहीं और मान ले। तो सेंटर ऑफ मास होता है कि कहां है ये, इसका पूरा मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड है। यदि जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो किसी बॉडी में या सिस्टम पे, या एक बॉडी मान लीजिए ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा बॉडी है, तो ऐसा एक्सटर्नल फोर्स कहां काम कर रहा होगा? सेंटर ऑफ मास पे। तो जो बॉडी अगर रेस्ट पे है, जैसे रुकी हुई है, या मोशन पे है, तो जो बॉडी है वो अनअफेक्टेड रहती है। कहने का मतलब ये है कि जितने जितने भी फोर्सेस हैं वो उस बॉडी पे काम कर रहे हैं, वो सेंटर ऑफ मास पे लगाए जा रहे हैं और बॉडी रेस्ट ऑफ मोशन पे है। तो जो बॉडी है वो अनअफेक्टेड रहती है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी का, ये उसका एक ऐसा पॉइंट होता है जो बड़ा बैलेंसिंग पॉइंट है। जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए दो पार्टिकल है आपके सिस्टम में, तो वो कहां होगा? मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल हमने लिया और एक और पार्टिकल ले लिया, तो सेंटर ऑफ मास आ कहां है? तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें इस तरीके से, तो कहीं इसके दरमियान, इनके बीच में होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। अगर आप कहें ये दो बॉडी है और सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो ऐसा नहीं होगा। ये सेंटर ऑफ मास इनके दरमियान होगा, जो इनको ज्वाइन कर रहा होगा वो लाइन के दरमियान होगा कहीं पे। यदि दो आपके पास पार्टिकल है, मान लीजिए मास एक का m1 है, एक का m2 है, और पोजीशन वेक्टर r1 है और r2 है। m का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा इसके सेंटर ऑफ मास का, वो दिया जाएगा, जैसे ये r है वेक्टर, सेंटर ऑफ मास यहां पर दिया हुआ है, तो वो होगा m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। अगेन एक बार और, मास m1 और m2 दो मास है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। यदि मास इक्वल मैग्नीट्यूड हो गए तो मिड पॉइंट पे आ जाएगा। कैसे? अगर मैं इसको यहां पर मास को बराबर ले लूं, जैसे m ले लिया जाए इसको और इसको भी m ले लिया जाए, तो कहां पर इसका सेंटर ऑफ मास आना चाहिए? ये होगा बिल्कुल इसके मध्य में, इसके मध्य में होगा, यानी कि मिड पॉइंट होगा। ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसके मिड पॉइंट पे होगा। यदि मास आपके अनइक्वल है तो ये दोनों बॉडी में से देखा जाएगा कि कौन सा ज्यादा बड़ा है, हैवी है। मान लीजिए ये हैवी है तो इसके ज्यादा करीब होगा, इसके कम करीब होगा। हल्के जब मास जिसका कम है उससे दूरी पे होगा। अगर आपके पास n पार्टिकल है, मान लीजिए m1 m2 m3 ऐसे mn तक n पार्टिकल्स हैं अलग अलग मास के, तब उसका पोजीशन वेक्टर
अगर हम ले m1 का r1, इसका r1 ले, इसका r2 ले, इसका r3 ले, इसका rn ले, तो फाइनल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जैसे हमने यहां किया था 2 के लिए, इसको r बढ़ा दीजिए, यहां पर m3 r3 कर दीजिए, साथ में यहां पर m3 भी जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ते चले जाइए, यानी कि m1 r1, m2 r2, इस तरीके से mn rn यानी कि n पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ऐसे m1 से लेकर mn तक जोड़ दीजिए नीचे। यानी कि जब हम ये जोड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं, ये प्लस का साइन जब आता है तो इसको हम एक अगर सिंबल में दिखाना चाहें, इतना लंबा लिखना ना चाहे तो इसको सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा 1 से लेकर n तक का जोड़ है, एम आई आर आई, आई वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, यानी कि ये चीज और ये चीज बराबर है। ऐसे यहाँ m1 से लेकर mn यानी 1 से लेकर n तक, आप mi, ये m और i वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, तो सारे मास का जोड़ और सारे मास और पोजीशन वेक्टर के प्रोडक्ट का जोड़, इनको डिवाइड करेंगे तो आपका जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसकी पोजीशन बताएगा ये। अब जो कोऑर्डिनेट्स है सेंटर ऑफ मास के, मान लीजिए n पार्टिकल सिस्टम है, तब क्या बनेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि भाई x आपका होगा m1 x1, m2 x2, ये आपने लिया x, ये आपने लिया x, तो अगर y कोऑर्डिनेट लेना चाहें तो क्या आएगा? m1 y1, m2 y2, mn yn तक जाएगा। ऐसे z लेना चाहें तो m1 z1, m2 z2। मान लीजिए आपका x i प्लस y j प्लस z k ऐसे करके एक वेक्टर है, ये आपने कहा r वेक्टर है, r1 वेक्टर है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा। इसी तरीके से rn की बात करें, r2 r3 में ये सब 2 3 होंगे, rn में करेंगे तो आपका xni प्लस yn j प्लस zn k इस तरीके से बनेगा। तो जब हम x की कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे, x का कोऑर्डिनेट क्या करना चाहेंगे, तो हम ये x1 x2 x3 ऐसे xn तक जाएंगे। जो हमने एक चीज ली उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं, m1 x1 m2 x2 ऐसे mn xn तक, और m1 से लेकर mn तक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये अभी मैंने जैसे बताया सिग्मा होता है 1 से लेकर n तक, आप इसको एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पूरे को लिखने की जगह ये लिख सकते हैं, और इस पूरे को लिखने की जगह, क्योंकि n एलिमेंट आपको पता नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप i से लेकर n तक mi कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, अगर आप mi m1 से लेकर mn तक जोड़ दें, mn तक जोड़ दें, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? एक कैपिटल M लिख दीजिए इसको, बाकी ऊपर को तो आ ही जाएगा। इसी तरीके से y के लिए केवल y1 y2 y3 ऐसे करके yn तक जोड़िए, ये आपका सिग्मा आएगा। इस तरीके से ये आपका यहाँ से यहाँ तक कैपिटल M आ गया, जैसे हमने यहाँ बताया। ऐसे इसके लिए z के लिए भी यही होगा, mi zi बाय कैपिटल M। तो ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर ऑफ मास के, यदि एक सिस्टम में n पार्टिकल हैं जिनका मास m1 m2 और पोजीशन वेक्टर इस तरीके से दी जा रही है। सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होगा? सेंटर ऑफ मास यानी कि एक बॉडी है, सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये हम अज्यूम करें कि इसका सारा मास जो है यहां कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेंटर ऑफ मास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, वो कैसे मूव करता है? वो ऐसा मूव करता है कि पूरा का पूरा मास सिस्टम का एक जगह पे कंसेंट्रेटेड है, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं, और जितने भी फोर्स इस पे काम कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, इस सेंटर पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है सेंटर पॉइंट पे हो, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से बॉडी हो तो हो सकता है मास इसका यहाँ पर हो, तो लेकिन फोर्स इस पे काम करे इस तरीके से। तो जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की आपके सिस्टम, यदि 2 पार्टिकल आप ले लें, जैसे n पार्टिकल है, अभी 2 लेके चलते हैं, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। m1 और m2 आपके वेलोसिटी इसकी v1 है, m2 की वेलोसिटी v2 है, तो जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की वो होगी m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन क्या होगा फिर? इसी तरीके से जैसे हमने डिस्टेंस की बात की या पोजीशन वेक्टर्स की बात की थी या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की बात की थी, ऐसी वेलोसिटी की तरह एक्सेलरेशन होगा या m1 a1 प्लस m2 a2 बाय m1 प्लस m2। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे काम नहीं कर रहा है तो जो सेंटर ऑफ मास है इसका कांस्टेंट मोमेंटम होगा। कांस्टेंट मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी, मास वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी, और मास तो खैर कांस्टेंट होता ही है, तो मास इनटू वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट मोमेंटम होगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती है? वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होती है जब इसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो एक्सेलरेशन 0 हो गया यहाँ पे, यानी कि ये जो मोमेंटम है m इंटू वीसीएम, वीसीएम है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी,
मोमेंटम में मास आता है, मास तो पूरे बॉडी का हो गया, वेलोसिटी जो होगी वो सेंटर ऑफ मास की होगी, वो कांस्टेंट होगी यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा है तो। दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? अगर हम कहें हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, हमारे पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसके वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब होती है इसकी वैल्यू, वो किसके बराबर है? जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का इन दो वेक्टर्स का और साइन एंगल उनके बीच में, यानी कि हम कहें कि अगर थीटा एंगल है ए और बी के बीच में, यानी कि मैं अगर इसको ए को इस तरीके से बना दूं और बी को इस तरीके से बना दूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके बीच में मान लीजिए थीटा एंगल है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड, और इसके बीच में जो एंगल है इसका साइन थीटा। अब साइन थीटा यहां तक तो क्रॉस यहां तक बना, ये तो आ गया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है रिजल्ट वेक्टर आएगा। अब ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन तो आ नहीं रहा, इसलिए यहां पर सी कैप हम लगाएंगे। कैप का मतलब होता है एक यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि सी वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है? जिसका डायरेक्शन ये सी वेक्टर है, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी करने के बाद एक सी वेक्टर आ रहा है, जिसका इन दोनों का रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट का वो सी होगा, और सी का डायरेक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट को तय करेगा। डायरेक्शन जो सी का है या सी वेक्टर का है, यानी कि वेक्टर के प्रोडक्ट का है, वो किससे होगा? वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर और इससे भी परपेंडिकुलर। यानी कि अगर ये स्क्रीन आप देख रहे हैं या फिर ये पेज देख रहे हैं, तो ये जो लाइन है ये इस पेज से बाहर को निकल रही होगी अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन माने तो जो ये है, ये वाली लाइन जो है, जो सी वेक्टर है, वो स्क्रीन से बाहर निकल रहा होगा। ओके, इसको हम कैसे निकालते हैं? अगर हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करें, अगर आप अपने दाएं हाथ को घुमाएं या इसको रोल कर लें, तो जो डायरेक्शन आपके राइट हैंड स्क्रू के हिसाब से बनती है, कि अगर आप आपके हाथ में कोई स्क्रू ड्राइवर है और आप स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, तो किस तरीके से अगर रोटेट कर रहे हैं ए टू बी, ध्यान रखिएगा, अगर ए टू बी रोटेट कर रहे हैं आप, जैसे ए टू बी रोटेट कर रहे हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपको किसकी डायरेक्शन दिखा रही होगी? सी की। ये है, आप इसको करके देख लीजिए, हाथ से आपको समझ में आ जाएगा। इस क्रॉस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि खास तौर पे जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तो इसमें आने वाली है। पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इन दोनों ही केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस बी करने वाला हूं, तो इसका मतलब क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में आता है साइन थीटा और एन कैप या सी कैप जो बोले, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इस साइन थीटा पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड होगी, और हम मान के चल रहे हैं चलिए ए और बी जीरो नहीं है, तो साइन थीटा डिसाइड करेगा कि ए क्रॉस बी की वैल्यू कब आएगी, कितनी आएगी। तो साइन थीटा अगर जीरो हुआ, यानी कि ए और बी दोनों पैरेलल है, इनके बीच में एंगल कितना है? जीरो। ए और बी दोनों एक ही जैसे हैं, या फिर ए ऐसा है और बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तब भी एंगल इनके बीच में जीरो हुआ, और साइन जीरो होता है जीरो, तो थीटा जीरो हो सकता है, और अपोजिट होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा इनके बीच में एंगल। अगर एक ऐसा है और दूसरा इस तरीके का है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री, है ना? तो 180 डालिए तो भी जीरो आएगा। जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का दो परपेंडिकुलर वेक्टर के, तो वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा उनके मैग्नीट्यूड्स का, इसी से निकल के आएगा। देखिए, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, अगर आप कह रहे हैं साइन थीटा, आपका थीटा 90 डिग्री है, और थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब साइन थीटा 1 है, और 1 है इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड का ही मल्टीपल आएगा, क्योंकि साइन थीटा तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है ए और बी, साइन थीटा मतलब यह है कि ए अगर ऐसा है तो बी जरूर इस तरीके से होगा, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। वेक्टर प्रोडक्ट आपका एंटी कम्यूटेटिव है, यानी कि अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, बल्कि इनफैक्ट वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी ए क्रॉस बी प्लस सी का मतलब होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी
जब हम रिफ्लेक्शन की बात लेते हैं तो ये साइन चेंज नहीं करेगा, यानी कि अगर हमने कहा कि इसको भी -a कर दें, इसको भी -b कर दें, तो आएगा क्या? इनका क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b ही आएगा, वही आएगा। यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जैसे i क्रॉस i किया, i क्रॉस i 0 आ रहा है, j क्रॉस j 0 आ रहा है, k क्रॉस k 0 आ रहा है। ये कैसे आया? अगर मैं सिंपली, मुझे अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब पता है तो i क्रॉस i का मतलब होता है i का मैग्नीट्यूड, फिर i का मैग्नीट्यूड और साइन। अब दोनों ही i है, मतलब दोनों एक ही बात हो रही है, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 0, है ना। और यहाँ पर n कैप होगा, n कैप i और i दोनों को परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साइन 0 का मतलब होता है 0, यानी i क्रॉस i आपका 0 आएगा। और i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k i होता है और k क्रॉस i j होता है। यानी कि i क्रॉस j करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका होगा i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड और साइन। अब देखिए i और j, ये i जो है वो यूनिट वेक्टर है x डायरेक्शन में, j है यूनिट डायरेक्शन y डायरेक्शन में। तो अगर ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसका मतलब ये साइन 90 होने वाला है ना। साइन 90 क्या होता है? साइन 90 इज 1। तो i और j, ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और ये n कैप। लेकिन n कैप क्या है? ये i और j दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मैंने इसको i कहा, इसको j कहा, तो n कैप क्या होगा? इनके परपेंडिकुलर, यानी कि ये i है, ये j है, तो ये जरूर k होना चाहिए, इसीलिए i j k आ रहा है। और इसी लॉजिक से j के i होता है, k i j होता है। अगर मैं i और j को बदल दूं, आपने देखा a क्रॉस b में b क्रॉस a बदल दें तो माइनस साइन आता है, तो इसलिए अगर मैं बदल दूं j क्रॉस i तो माइनस k हो जाएगा, k क्रॉस j माइनस i हो जाएगा और i क्रॉस j माइनस j हो जाएगा। कंपोनेंट की बात करें, जैसे अगर हमने a को लिखा axi प्लस ayj प्लस azk, इसी तरीके से b को भी हमने लिख दिया bxi प्लस byj प्लस bzk। अगर b को हमने इस तरीके से लिखा, a को इस तरीके से लिखा और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कंपोनेंट फॉर्म में, तो ये डिटर्मिनेंट के बराबर होता है i j के, हमने पहले रो में लिख दिया, इसका ये तीनों जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ लिख दिए i j k के, और इनके जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिख दिए, और इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा तो आपका a क्रॉस b आ जाएगा। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है किसी बॉडी या पार्टिकल की, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी कि डी थीटा, और कितने टाइम में ये डी थीटा बना है, उसको हम ओमेगा कहते हैं। ओमेगा जो होता है ये आपका एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर की बात होती है, मान लीजिए ये एक इसने सर्कुलर पाथ लिया, इस टाइम से इस टाइम तक, यानी t2, ये t2 गया t1 से, t1 टाइम पे यहां था, t2 से यहां गया। अब इसने सेंटर पे मान लीजिए थीटा एंगल बनाया, तो यहां पर मान लीजिए यहां पर ये थीटा था और यहां से यहां तक ये गया, तो डेल्टा थीटा इसने लिया। तो t1 से t2 यानी t2 माइनस t1 पे ये डेल्टा थीटा चला, डेल्टा थीटा यानी कि t2 माइनस t1 होता है डेल्टा t, तो डेल्टा थीटा पर डेल्टा t आपका ओमेगा आया। लेकिन जब आप हम इसको इंस्टेंटेनियस लेना चाहें, यानी किसी एक पॉइंट पे लेना चाहें, ये तो एक इंटरवल पे आ गया ना, इस पॉइंट पे जाना चाहें तो क्या होगा? हमको ये डिफरेंशियल में लाना पड़ेगा, डी थीटा बाय डी टी, मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये इंस्टेंटेनियस आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, यहां से यहां तक आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, तो डी थीटा बाय डी टी आएगा। तो जो डायरेक्शन होगा एंगुलर वेलोसिटी का, वो उसके रोटेशन, जो रोटेशन हो रही है उसके उस एक्सिस के अलोंग होगा। मान लीजिए ये है, इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो रहा है, तो इस एक्सिस के अलोंग होगा। इसको हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। अब रिलेशन जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में आता है वो होता है v इक्वल टू r ओमेगा। इसको दोनों को आप वेक्टर कर लीजिएगा बस। जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसी डिस्कशन से, वो होता है आपकी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है आपकी? ये वेलोसिटी है, तो इसका चेंज क्या होगा? डी ओमेगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी डी टी, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन आपका आ रहा है जितना एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हुआ और कितने टाइम में ये चेंज हुआ, तो डी ओमेगा बाय डी टी। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर ये एरो है।
यानी कि ये भी वेक्टर है, तो यूनिट जो एंगुलर एक्सेलरेशन की है वो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो है m की पावर 0 l की पावर 0 l की पावर माइनस ये t की पावर -2 t है ये। टॉर्क क्या हुआ? टॉर्क मतलब जो फोर्स है उसका मोमेंट, यानी टॉर्क का मतलब है मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर किसी पार्टिकल पे टॉर्क लग रहा है तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे जो प्रोडक्ट है फोर्स का, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस जो फोर्स लग रहा है, जो ये फोर्स लग रहा है जिससे ये बॉडी रोटेट हो रही है, तो इस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। मान लीजिए ये फोर्स इसको रोटेट कर रहा है, तो ये मान लीजिए इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, तो जो फोर्स हो रहा है अप्लाई और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। यानी टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉ से रिप्रेजेंट करें तो ये F तो फोर्स हो गया, साथ में आपका R ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब R और F को का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो R इंटू एफ साइन थीटा, R और F इसके मैग्नीट्यूड हो गए, और एन कैप यानी कि जो टॉर्क होगा वो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि R वेक्टर और F वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। थीटा जो है वो आपका एंगल है R और F के बीच में, एन कैप ये यूनिट वेक्टर है अलोंग R। तो अगर हम मेजर करें इसको तो न्यूटन मीटर में करेंगे, इसका डेफिनेशन होता है m l की पावर 2 t की पावर -2। तो समझाने का मतलब अगर देखें तो ये आपका यहां से यहां तक आपका R है, अगर मैं इसको x और इसको y मानूं, ये x है ये y है, तो ये अगर R है तो ये R साइन थीटा है, अगर ये थीटा है तो, क्योंकि ये थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा, इस तरीके से लेंगे, ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा, तो इसलिए ये R साइन थीटा होगा और ये अब इस बार ये R कॉस थीटा होगा। तो R साइन थीटा, अब हम ये R और F कैसे निकालते हैं, मतलब R क्रॉस F कैसे निकालते हैं, यानी R का फोर्स के ऊपर प्रोजेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये R है ये F है, और जैसे इसकी डेफिनेशन है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एक्सिस है और ये फोर्स है, मैं इस फोर्स को आगे बढ़ा देता हूं, इस फोर्स और इस एक्सिस, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, R साइन थीटा है ना, ये R साइन थीटा, तो यही R साइन थीटा यहां लिया गया है और ये फोर्स से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये क्या आ गया R इंटू, ये बेसिकली R साइन थीटा इंटू F लिखना चाहिए इसको, तो मैं इसको चेंज करता हूं, इसको ये है बेसिकली F इंटू R साइन थीटा, यानी सेंटर ऑफ एक्सिस और इस फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो है, और साथ में एन कैप तो है ही। इसीलिए इसका जो डायरेक्शन मैंने बताया कि भाई एन कैप किस जगह जाएगा, वो आपका आर डायरेक्शन में जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, या इसको आप मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक्सिस जब रोटेशन हो रहा हो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, वो होगा आपके जो मोमेंटम है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो लाइन ऑफ एक्शन है मोमेंटम का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और उसका डायरेक्शन क्या मिलेगा, वो आपको जो प्लेन होगा मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब डायरेक्शन जो एंगुलर मोमेंटम का होगा वो परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में मोमेंटम हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप L को अगर एंगुलर मोमेंटम कहें तो इसको R क्रॉस P कहेंगे। इसमें जो R है आपका, ये जैसे पहले P में बता देता हूं, ये आपका मोमेंटम है, मोमेंटम, और साथ में जो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो लाइन ऑफ एक्सिस जिसपे मोमेंटम हो रहा है, जैसे अभी भी हमने देखा कि R क्या है, R आपका होता है कि भाई आप ये R और जिस पॉइंट पे अगर काम कर रहा है F या फिर फोर्स काम कर रहा है, तो जो मोमेंटम ये गेन कर रहा है, मतलब P इस जगह पे आ रहा है, तो R क्रॉस P इस तरीके से आता है। ऐसा यूनिट एंगुलर मोमेंटम की होती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है m⁻1 l⁻2 t⁻−1। ज्योमेट्रिकली देखें तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का वो होता है ट्वाइस, मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है ट्वाइस मास और इसकी एरियल वेलोसिटी dA/dt। टॉर्क को अगर आप बोले और मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को मिलाएं तो कैसा रिलेशन बनेगा? टॉर्क होता है dL/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट टॉर्क। ये भी एक टॉर्क का डेफिनेशन है। यदि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क जो सिस्टम पे है वो नहीं लग रहा है तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा उस सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। यानी कि अगर आप कहें कि टॉर्क 0 है तो L जितने भी एंगुलर मोमेंटम L1 से लेकर Ln तक चले जाएं ये आपको एक कांस्टेंट मिलेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई भी अगर रिजिड बॉडी है अगर वो रोटेट कर रही है, हम ये कहेंगे कि हर एक पॉइंट मास जो उसको, उस बॉडी को जिसने बनाया हुआ है, अब एक बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है तो इसमें बहुत सारे मासेस होंगे ना, उसको बनाएंगे तो ये एक सर्कुलर पाथ लेंगे क्योंकि अब पूरी बॉडी घूम रही है तो हर एक पार्ट जो होगा, हर एक पॉइंट जो होगा वो सर्कुलर पाथ ले रहा होगा, लेकिन इसका रेडियस डिफरेंट होगा। एंगुलर स्पीड सबकी सेम रहेगी, इनका रेडियस अलग होगा। अगर मैं इसको घुमा दूं तो इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा। तो जो सर्कुलर पाथ है, जितने भी पॉइंट मासेस है, इनका सेंटर एक ही होगा। तो एक जो लाइन जो इस कॉमन सेंटर से पास हो रही है, मान लीजिए इस जगह से पास हो रही है ऐसे, इसी लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक रिजिड बॉडी, इसको हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है, या मान लीजिए उसमें बहुत सारे फोर्स या टॉर्क लग रहे हैं। यदि ये बॉडी किसी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन पे है तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पे है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने फोर्स या टॉर्क लग रहे हैं। अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो जितने भी वेक्टर सम होंगे इन फोर्सेस के, वो जरूर जोड़ अगर हम लें तो 0 होने चाहिए। अगर रोटेशनल, जैसे अगर ट्रांसलेशन मतलब सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, रोटेशनल मतलब घूम ही रहा है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब हम ट्रांसलेशन या सीधे डायरेक्शन की बात करते हैं या प्लैनर मूवमेंट की बात करते हैं तो हम फोर्स लेते हैं। जहां हमारे पास रोटेशन आ जाता है वहां हम टॉर्क की बात करते हैं। तो जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ टॉर्क होगा। तो जितना भी टॉर्क लग रहा होगा या जितना भी टॉर्क बन रहे होंगे इन फोर्सेस के कारण, किसी भी रेफरेंस पॉइंट को लीजिए और उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये 0 आएंगे। अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका मतलब ये है कि बॉडी को ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी रहना पड़ेगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहना पड़ेगा। ये दोनों तभी होंगे और ये दोनों एक साथ होंगे, तब हम कह सकते हैं कि बॉडी वाकई में इक्विलिब्रियम पे है। कपल क्या होता है? यदि दो बराबर के फोर्स लग रहे हैं और अपोजिट लग रहे हैं किसी बॉडी पे, लेकिन इनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक इधर लग रहा है तो एक एकदम उसके अपोजिट लग जा रहा है। एक मान लीजिए यहां लग रहा है, ये मान लीजिए इस तरह बॉडी बना देता हूं, एक यहां लग रहा है, तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये कपल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कपल। इसीलिए कपल कहते हैं ना, कपल मतलब दो। तो जो नेट फोर्स इस कपल के कारण हो रहा है, अगर वो 0 है, वो 0 हो रहा है क्योंकि दोनों फोर्स लगा रहे हैं लेकिन चीजें हिल नहीं रही, लेकिन ये टॉर्क जरूर लगाएंगे। अब ये हिल तो नहीं रही है, इधर इधर नहीं जा रही है, लेकिन ये घूम सकती है, यानी कि रोटेशनल मोशन पैदा होगा। तो कपल, अगर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन वो एक लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, तो रोटेशनल मोशन पैदा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? जो रिजिड बॉडी होती है इसमें, जैसे हमने कहा कि भाई एक बॉडी मूव कर रही है, तो एक बॉडी मूव करती रहती है, वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए रोकने के लिए। एक बॉडी जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए इसको चलाने के लिए। इसी तरीके से जब हम सर्कुलर की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तो इसी चीज को हम जब रोटेशनल इनर्शिया की बात करेंगे एक रिजिड बॉडी पे, तो इस रोटेशनल इनर्शिया को, जो कि हमारा इनर्शिया था प्लैनर में जब स्ट्रेट मोशन हो रहा था, तो जब हम रोटेशनल की बात करेंगे तो रोटेशनल इनर्शिया को ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI कहते हैं इसको, या हम सिंपली इसको I से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी भी बॉडी का, क्योंकि रोटेशनल मोशन होया इसका मतलब एक एक्सिस भी होगी, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे जो सम है प्रोडक्ट किसका, मास का और जो उसका स्क्वायर है, मतलब जो अलग अलग मासेस है। एक मान लीजिए इस तरीके से बॉडी है, इसका हमने मतलब ये मास m1 ले लिया, m2 ले लिया, m3 ले लिया, इस तरीके से ये m1 हो गया, m2 हो गया, m3 हो गया। तो ये m1 और इसका r1 स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर क्या है? इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से। मान लीजिए ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो इसका इस m1 का मान लीजिए सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहां से दूरी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस m1 की दूरी, इस m2 की दूरी, तो ये m1 मास ये वाला और इसकी दूरी r1 स्क्वायर। तो इन सबको जब जोड़ देंगे, इसका तीनों का जोड़ देंगे, या n अगर हम नंबर मान ले तो m1 से लेकर mn तक जोड़ दें, तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, क्योंकि 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, mi r स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो mi आपका मास है, ri मास है किसका, ith पार्टिकल का, क्योंकि i वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक। तो ये संख्या जो होगी i वो इसके बराबर होगी, इसको हम kg मीटर स्क्वायर में गिनते हैं, और जो डायमेंशन होता है उसका वो ml⁻² होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन, देखिए पहले तो इसको समझिए, i इक्वल टू m² आएगा। ये कैसे आएगा? इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? जो दूरी है या डिस्टेंस है किसी पॉइंट की, किसी बॉडी में, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लें उस बॉडी का, जिसपे पूरी बॉडी, होल ऑफ द बॉडी मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, वो बराबर होगा जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस बॉडी का, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। मैं फिर से आपको बताता हूं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन अ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन अ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मान लीजिए ये बॉडी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो डिस्टेंस किसी पॉइंट का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, at which if whole of the mass of the body were supposed to be concentrated, its moment of inertia about the axis of rotation would be the same as determined by the actual distribution of mass of the body, is called radius of gyration। अगर हम पूरा मास ले बॉडी का, मान लीजिए ये कंसंट्रेटेड है किसी डिस्टेंस के पे, जैसे हमने यहां से पढ़ा कि भाई ये है, यहां से इतना डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, इसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कह रहे हैं। तो यदि हम कंसीडर करें और ये देखें कि जो पूरा का पूरा मास है वो मान लीजिए k डिस्टेंस पे है, एक्सिस ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके यहां से यहां तक दूरी है k, यहां से यहां तक ये जो दूरी है ये आपकी k है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं I इक्वल टू mk²। m इसमें इस बॉडी का पूरा मास है, टोटल मास, और k आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। इसको हम कहेंगे k आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर तक जाएंगे, डिवाइडेड बाय कितने n की बात हो रही है, अंडर रूट। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या आती है? मान लीजिए ये एक बॉडी है, तो इस थ्योरम के हिसाब से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अलोंग, वो किसके बराबर होगा? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पैरेलल एक्सिस जा रही होगी सेंटर ऑफ मास से, साथ में ma² जोड़ दें। m मास है बॉडी का, और जो a है आपका इसमें, वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन एक्सिस के बीच में। कहने का मतलब, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है और ये एक एक्सिस जा रही है, मान लीजिए ये ICM है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास पे है। अगर यहां पर एक और एक्सिस है, तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ICM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, प्लस ये जो डिस्टेंस है यानी कि a डिस्टेंस है, इसको लिख लेंगे। मतलब ये I क्या होगा इस एक्सिस के अलावा, वो होगा ICM प्लस मास, इस पूरी बॉडी का मान लीजिए मास है, इसको a², जो इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है, पैरेलल एक्सिस है ये, इनके बीच में डिस्टेंस है, उसे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहते हैं। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है? देखिए इसमें क्या होगा, I इक्वल टू IX प्लस IY आएगा। तो इस थ्योरम के अनुसार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का
किसी परपेंडिकुलर एक्सिस पे, वो किसके बराबर होगा? सम, दो सम है इसमें, आई एक्स और आई वाई, यानी कि दो राइट एंगल आपके हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, दो एक्सेस जो राइट एंगल पे होंगे एक दूसरे के, जो प्लेन पे है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे जहां पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रही है। इसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसी बॉडी का निकालना है किसी परपेंडिकुलर एक्सिस पे, तो किसके बराबर है वो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक एक्सिस पे हो गया, ये दो एक्सिस पे, दूसरे एक्सिस पे हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये दोनों प्लेन पे है, इस बॉडी के प्लेन पे है। यानी कि अगर मैं इसको दोबारा ऐसे बॉडी बना दूं तो आई एक्स यहाँ है, आई वाई यहाँ इसी बॉडी पे, तो हम किसी भी इस आई को निकाल सकते हैं इन दोनों को जोड़ के। एक बॉडी अगर रोटेटरी मोशन पे है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से दी जाती है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से अगर जानना चाहे तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट। जो टॉर्क होता है उसको हम डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, एंगुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास, जो एक्चुअल मास होता है हमारा, मास हमने जो पढ़ा है रोटेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी तरीके का होता है जैसे हम मास यूज करते हैं अपने नॉर्मल मोशन में, यानी कि नॉर्मल लॉज ऑफ मोशन में। इसलिए अगर मैं टॉर्क को फोर्स से कहूं और ये एम से कहूं और ये अल्फा को एक्सेलरेशन से कहूं तो ये किससे मैच कर रहा है? आपके न्यूटन सेकंड लॉ से। तो ये आपका मोशन इन अ प्लेन होता है, ये आपके रोटेशनल मोशन के लिए होता है। रोलिंग मोशन, अब मान लीजिए कोई एक बॉडी इस तरीके की है, अब ये आगे भी बढ़ रही है और साथ में घूम भी रही है, यानी कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन का इस रिजिड बॉडी का कॉम्बिनेशन है। इस मोशन को हम रोलिंग मोशन कहते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी जो इस रोलिंग मोशन के साथ होगी, इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशन भी है क्योंकि ये आगे भी बढ़ रही है और ये घूम भी रही है, इसका मतलब इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो दोनों को जोड़ देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है जो ट्रांसलेटरी होती है, जो सीधा जा रहा है ये या फिर आगे बढ़ रहा है, और क्योंकि घूम भी रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के काइनेटिक एनर्जी बनती है। अगर मान लीजिए ये जो बॉडी है किसी इंक्लाइन प्लेन पे इस तरीके से प्लेन थीटा पे स्लिप कर रही है, ये बॉडी इस तरीके से स्लिप कर रही है, इस तरीके से नीचे आ रही है, तो जो वेलोसिटी होगी जिससे ये नीचे पहुंचेगी वो है v इक्वल टू अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसमें जो h आप देख रहे हैं ये वर्टिकल हाइट है इस इंक्लाइन प्लेन की, ये मान लीजिए ये h है, और जो k है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है इस बॉडी का जो रोल कर रही है। जो एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी का जो रोल कर रही है, एक इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन होगा g साइन थीटा, ये थीटा है, g ग्रेविटी है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसमें k रेडियस ऑफ गायरेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से यदि कोई एक्सटर्नल कपल काम नहीं कर रहा है तो जो पूरा टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा इस रिजिड बॉडी का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सब से ही आया हुआ है। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का चेंज होता है I1 से I2 कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के हिसाब से, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी बॉडी की वो चेंज हो जाएगी ओमेगा 1 से ओमेगा 2। तो अगर ये होता है तो I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 1 या I1 ओमेगा 1 और I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2, ये 2 है, ये दोनों बराबर होंगे, ये ओमेगा 2 है, I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 बराबर होंगे, ये बराबर है। इसी का मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब आपका यहाँ पर ये कंजर्व रहा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहा। क्यों? क्योंकि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन पर सेकंड में देते हैं इसको, v इक्वल टू आर ओमेगा बनता है। एंगुलर मोमेंटम की बात करें कैपिटल L से दिखाते हैं, जूल सेकंड इसकी यूनिट है,
और इसको r इंटू पी, यानी ये आपका r जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, साथ में ये आपका p जो मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉर्क को हम r इंटू एफ कहते हैं, एफ है फोर्स, r अगेन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, इसको हम i को सिग्मा mi ri स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, kg मीटर स्क्वायर पे इसको दिया जाता है। ये आपकी लीनियर और रोटेशनल मोशन, लीनियर मतलब होता है कि एक बॉडी सीधी जा रही हो, किसी एक डायरेक्शन में जा रही हो। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है वो घूम रही हो। तो ये इनमें बड़ी सिमिलैरिटी है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियर मोशन में s है, यही रोटेशनल मोशन में थीटा हो जाएगी, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहने लगेंगे। यही वेलोसिटी जो v ds बाई dt होती है वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है d थीटा बाई dt। d थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv बाई dt या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस यानी d2s बाई dt स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें अल्फा होता है d ओमेगा बाई dt या d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। जो मास होता है लीनियर मोशन में वही रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ इनर्शिया या i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है। लीनियर मोमेंटम में p इक्वल टू mv होता है, एंगुलर मोमेंटम जो रोटेशनल में होता है l इक्वल टू i ओमेगा। f इक्वल टू ma रिप्रेजेंट करता है टॉर्क, f फोर्स जो रोटेट या कहें कि एंगुलर फोर्स कह सकते हैं टॉर्क को, वो i अल्फा होता है। फोर्स आपका dp बाई dt होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहीं पर टॉर्क भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर यानी p स्क्वायर बाई 2m। इसी तरीके से आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर बाई 2i। वर्क डन होता है फोर्स इंटू s डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर वर्क डन होता है टॉ इंटू थीटा, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बस ये आपका टॉर्क है। जो पावर है p इक्वल टू f इंटू वी, इसी तरीके से पावर टॉ इंटू ओमेगा होता है। जो लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम का वो कंजर्व होता है यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा हो, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम यदि कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम ना कर रहा हो तो कंजर्व रहता है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन के जो लॉज है या ये कहें जो इक्वेशंस है वो बिल्कुल मैच करती है। v इक्वल टू यू प्लस at यानी कि ओमेगा 2, ये आपका यहाँ पर ये इनिशियल है, ये फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पर ये इनिशियल है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये at है यानी कि ये अल्फा t है, अल्फा और a यहाँ एक्सेलरेशन है या तो एंगुलर एक्सेलरेशन है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर यानी कि थीटा इक्वल टू ओमेगा 1t हाफ अल्फा t स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू थीटा, दोनों एंगुलर टर्म्स में है। यहाँ पे डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है nth सेकंड में, वो nth निकालना चाहे तो u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। इसी तरीके से आपका एंगल कितना ट्रेस किया nth सेकंड में, क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, वो आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी अल्फा बाई 2 2n माइनस 1। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडीज का जो रेगुलर शेप में है, ये आप डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, इसीलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ l है तो 1/12 ml स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और एक्सिस आप ध्यान रखिएगा कि किस एक्सिस की बात हो रही है, कि जब एक रेगुलर शेप होता है तो इसकी एक्सिस भी जाननी जरूरी है, इसी एक्सिस के अलावा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। अगर यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसका लेंथ और ब्रेड दिया हुआ है तो ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12 होगा। एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है तो mr स्क्वायर। एक सर्कुलर रिंग है रेडियस r जिसका दिया हुआ है, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है आपका। और अगर इसकी एक्सिस हमने दोनों देखिए, ये एक्सिस है परपेंडिकुलर जो प्लेन से है और सेंटर से पास हो रही है, तब ये होगा। और यही सेम चीज अगर डायमीटर के हिसाब से एक्सिस ले तो mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से सर्कुलर डिस्क है, देखिए रिंग इस तरीके से होती है और डिस्क पूरी होती है, तो ये अंदर से खाली होगी तो रिंग हो जाएगी, पूरी भरी होगी तो डिस्क हो जाएगा। डिस्क में भी यही है कि अगर हम एक्सेस चेंज करते हैं तो एक बार हाफ mr स्क्वायर आएगा, एक बार 1/4 mr स्क्वायर आएगा। अगर हॉलो सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है, सिलेंडर एक्सिस है, दोनों में सिलेंडर एक्सिस है, एक बार हॉलो सिलेंडर है, एक बार सॉलिड सिलेंडर है, तो mr स्क्वायर आएगा, हाफ mr स्क्वायर आएगा। अगर स्फीयर लें, एक बार इसको हॉलो ले लें, एक बार इसको सॉलिड ले लें, तो 2/3 mr स्क्वायर और 2/5 mr स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, इसलिए इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ब्रीफ में हमने जानने की कोशिश की इस टॉपिक के बारे में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।